इधर ठीक है। आज जिस विषय वस्तु की हम लोग परिचर्चा करने जा रहे हैं, जिस पर भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषताएं। देखिए, आज हम लोग की विषय वस्तु है भारतीय संस्कृति और इसकी मूलभूत विशेषता। पहले हम जाने संस्कृत क्या है और भारतीय संस्कृत की विशेषता क्या है और भारतीय संस्कृत के जो आयाम हैं इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, संस्कृत शब्द अत्यंत व्यापक अवधारणा है। संस्कृत को कुछ इस नजरिए से परिभाषित करना चाहिए। किसी भी समाज, देश अथवा राष्ट्र में रहने वाले जन समुदाय के उनके दैनिक क्रियाकलाप, उनकी दार्शनिक प्रणाली या उनकी विचारधारा, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपरा, उनकी रहन सहन की पद्धति का एक सामूहिक योग संस्कृत कहलाता है। यानी संस्कृत क्या है, संस्कृत का आशय क्या है? किसी भी देश, समाज, राष्ट्र में रहने वाले जो जन समुदाय हैं उनके पर्यावरणीय स्वरूप अथवा कह सकते हैं पर्यावरणीय स्वरूप के साथ कह सकते हैं जो उनके जीवन पद्धति है, रहन सहन है, रीति रिवाज है, परंपरा है, उनका सम्मिलित रूप भारतीय संस्कृत कहलाता है। संस्कृत कहलाता है। संस्कृत एक व्यापक अवधारणा है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं भारतीय संस्कृत के बारे में, इसकी मूलभूत विशेषता क्या है। आज का दिन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। आज का दिन एक महापुरुष का जन्मदिन है। मैक्स मूलर नाम है। क्या नाम है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर विदेशियों में इतना भारतीय संस्कृति के बारे में विद्वानों में काम किया विदेशी। आज उसकी हम जो आज उसकी मूर्ति थे, आज हम उसके बारे में मैक्स मूलर ने भारतीय संस्कृति को विदेशियों सबसे नजदीक से समझा है। मैक्स मूलर एक चिंतक था, एक दार्शनिक था और प्राच्य विद्या पर उसे गहन रुचि थी। और मैक्स मूलर ने वेदों के बारे में जो लिखा है, मोक्ष की अवधारणा पर जो लिखा है, उसके बारे में शायद ही विदेशी कोई विद्वान लिखा है। यानी भारतीय संस्कृति और उसकी विशेषताओं के बारे में जो वर्णन मैक्स मूलर ने किया, शायद ही कोई करेगा। आप ये जानिए, आज उसकी मूर्ति की हम लोग आज उसकी मूर्ति पर नमन करते हैं उसको। अब प्रश्न उठता है संस्कृत को आप लोगों ने देखा, संस्कृत क्या है? संस्कृत एक व्यापक शब्द है। इसका तात्पर्य किसी भी राष्ट्र, समाज अथवा देश में रहने वाले जन समुदाय के दैनिक दिनचर्या, रहन सहन और उनकी जीवन पद्धति और उनके दर्शन, दार्शनिक प्रणाली और आचार विचार का सम्मिलित रूप संस्कृत कहलाता है। और संस्कृत को दो विद्वानों ने अपने नजरिए से परिभाषित किया है और दो विद्वानों का ने परिभाषित किया है। संस्कृत को कैसे कहें? एक विद्वान था ए.बी. टाइलर एक बड़े समाजशास्त्री थे। टाइलर साहब ने इसको कुछ ऐसे परिभाषित किया है। जो संस्कृत है किसी भी राष्ट्र के एक जटिलताओं का योग है। उसके अंतर्गत एक मनुष्य की कार्य पद्धति, दैनिक दिनचर्या और जीवन प्रणाली का सम्मिलित रूप होता है। यानी एक समग्रता का जटिल योग उन्होंने दिया था टाइलर महोदय ने। और इसके साथ साथ कोई एक विद्वान और वो भी समाजशास्त्र के ही है, उन्होंने कहा संस्कृत जो है किसी भी राष्ट्र का एक दर्पण होता है, राष्ट्र अथवा समाज का दर्पण होता है। संस्कृत को उसको बताया। अभी तो कुछ समय पहले एक थे जॉर्ज ऑरवेल साहब, एनिमल रिकॉर्ड, उन्होंने किताब लिखी है। उसमें उन्होंने कहा जो संस्कृत जो होता है वह क्या है? वह सही अर्थों में राष्ट्र का दर्पण है। और जैसे वो एक विचार उन्होंने और व्यक्त किया था, साहित्य जैसे समाज का दर्पण होता है,
वैसे संस्कृत किसी राष्ट्र का दर्पण होता है। अब भारतीय संस्कृत की जो मूलभूत विशेषता है इसके बारे में हम लोग चलते हैं। भारतीय संस्कृत में जो सबसे बड़ी जो विशेषता जो मानी जाती है वह क्या है? जो सबसे बड़ी आधारभूत विशेषता है, देखिए, भारत भिन्न भिन्न सभ्यता, संस्कृत, भिन्न रीति रिवाज का देश है और विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न रीति रिवाज हैं, विभिन्न परंपरा है। ऐसे में विविधता में एकता भारतीय संस्कृत का मूल मंत्र है। डाइवर्सिटी बिटवीन यूनिटी, यानी विविधता में एकता भारतीय संस्कृत का क्या है? मूल मंत्र है। और उसका एक विविधता में एकता का जो असली जामा पहनाया हुआ है वह है सहिष्णुता। क्या है? सहिष्णुता। यानी भारतीय संस्कृत का दूसरा बड़ा पक्ष है सहिष्णुता। सहिष्णुता क्या है? सहिष्णुता का मतलब प्रेम। क्या होता है? प्रेम। भारत भिन्न भिन्न सभ्यता, भिन्न भिन्न रीति रिवाज, भिन्न भिन्न परंपरा का देश है, उनके बीच आपसी सौहार्द ही सहिष्णुता है। प्राचीन काल के जो शासकों ने सहिष्णुता की नीति का अवलंबन किया। आप सम्राट अशोक के बारे में देखिए, सम्राट अशोक ने जिस नीति का अनुसरण किया वह उसकी धम्म नीति थी। धम्म नीति क्या थी? धम्म नीति के बारे में आप जानते हैं? धम्म दया, दयालुता, परोपकार, मानवता, जन कल्याण की भावना उसमें अंतर्निहित थी। यानी आप कह सकते हैं सम्राट अशोक ने जिस नीति का अनुसरण किया वह नीति सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब क्या है? सभी प्रजा को एक साथ ले चलने की एक परंपरा। और दूसरे विद्वान कहते हैं सहिष्णुता उसकी मजबूरी थी। तीसरा कहते हैं धर्म नीति उसकी मजबूरी है। और तीसरे विद्वान कहते हैं अब सम्राट अशोक साम्राज्य में स्थायित्व चाहता था, मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया हुआ था, ऐसे में सभी प्रजा को एक साथ है, यानी वह समावेशी प्रवृत्ति का सहिष्णुता। और मध्यकाल के शासकों में भी देख सकते हैं अकबर ग्रेट। अकबर महान था। अकबर की महानता किस लिए है? अकबर की महानता इसमें सन्निहित है कि उन्होंने अकबर एक मुस्लिम शासक था और भारत की बहुसंख्यक प्रजा हिंदू थी। एक मुस्लिम शासक होते हुए भी भारत की बहुसंख्यक प्रजा को अपने सुलह कुल की नीति के माध्यम से उनको साथ ले चला और वह भी सफल रहा, इतिहास बनाया। और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कहते हैं हम गांधी जी को कहते हैं। यानी प्राचीन काल में आप सम्राट अशोक के बारे में कह सकते हैं, मध्यकाल में अकबर के बारे में कह सकते हैं, आधुनिक काल में आप गांधी जी को कह सकते हैं। गांधी जी ने भी समन्वयवाद या सामंजस्य का सिद्धांत लिया था। यानी गांधी जी को भी सामंजस्य और समन्वयवाद या सहिष्णुता के माध्यम से उन्होंने अपने आंदोलन, अपनी पद्धतियों को आगे बढ़ाया था। यानी आप कह सकते हैं गांधी जी के दर्शन में सर्व समावेशी प्रवृत्ति, इसका मूल आधार सहिष्णुता था। इसलिए गांधी जी ने कहा था सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की आत्मा है। जिस दिन सहिष्णुता पर हमला होगा वह उस दिन देश धराशायी हो जाएगा। यानी गांधी जी ने सहिष्णुता को भारतीय संस्कृति राष्ट्र की आत्मा माना है। यानी भारतीय संस्कृति की दूसरी बड़ी विधा है सहिष्णुता। क्या है? सहिष्णुता। अब हम तीसरा चीज है भारतीय संस्कृति की तीसरी बड़ी विधा क्या है? नारी शक्ति की उपासना। और नारी शक्ति की उपासना आप सभी लोग किसी न किसी आप देवताओं के प्रतिबिंब है, देवियों के प्रतिबिंब है। भारत में नारी शक्ति की उपासना के प्राचीन काल में नारी शक्ति की उपासना भारतीय संस्कृति का अहम आधार रहा। यद्यपि समाज सत्तात्मक था भारतीय समाज, लेकिन इसमें नारी शक्ति की उपासना के तत्व दिए जाते हैं। यानी नारियां, आप लोग बहन, बेटियां, माता या कोई भी समाज की सम्मानित महिलाएं हैं, वह कह सकते हैं उनके ऊपर भारत में नारी शक्ति का पूजन होता था। आज जिस तरह दुर्गा जी के 9 रूपों की भिन्न भिन्न की पद्धतियों से उपासना होती है, इसी तरह
महिला, भारतीय समाज में नारियों का सम्मान इसीलिए कहा जाता है, जहां पर नारी समाज की पूजा होती है वहां पर देवता विराजमान रहते हैं। यानी भारत में नारी सम्मान के, भारतीय संस्कृति के मूल में नारी सम्मान के। और इसके साथ साथ और क्या था, पितृसत्तात्मक समाज। यानी भारतीय संस्कृति में पितृसत्तात्मक समाज की अवधारणा है, पुरुष प्रधान समाज की अवधारणा है। यानी भारतीय समाज में पुरुष ही कर्ता धर्ता है और पितृसत्तात्मक समाज की अवधारणा के इसमें इसकी मूलभूत विशेषता पितृसत्तात्मक समाज। और भारतीय संस्कृति में देववाद का प्रचलन क्या है? देववाद क्या है? भारत के संदर्भ में विद्वानों ने, जैसे मैक्स मुलर बहुत काम किया भारत के बारे में, और सारे विद्वानों ने भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत से काम किए हैं। अभी प्रोफेसर पाठक साहब थे, कभी गोरखपुर विश्वविद्यालय, कभी प्रोफेसर पाठक साहब बड़े विद्वान थे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में, उनको अद्भुत ज्ञान था। प्रोफेसर विशंबर शरण पाठक साहब बड़े ख्याति पुरुष थे और उन्होंने भी भारतीय संस्कृति पर काफी उन्होंने काम किया, पाठक साहब ने भी। और इसके साथ साथ और भी लोगों ने भारतीय संस्कृति को नजरिए से उस नजरिए से देखा। यानी भारतीय संस्कृति में देववाद है, भारत में बहुदेववाद का प्रचलन है। ऐसा एक परंपरा है, लौकिक कथाएं हैं, 33 करोड़ देवी देवताएं भारत में वास करते हैं। यानी भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता यह भी है, बहुदेववाद। क्या है? बहुदेववाद। और इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति में की और भी विशेषताएं हैं। और जैसे विशेषताएं, अहिंसा। क्या है? अहिंसा। यह प्राचीन काल में बौद्ध दर्शन का आधार रहा। अहिंसा क्या है? मन, वचन और कर्म से हिंसा का परित्याग जो है अहिंसा है। मन, वचन, कर्म से परित्याग क्या है? मन, वचन, कर्म से हिंसा का परित्याग ही अहिंसा। बौद्धों ने अवधारणा दिया और भारत से निकली अहिंसावादी सिद्धांत पूरी दुनिया में फैला। यानी अहिंसा के माध्यम से हम दुनिया में व्याप्त जो समस्याएं हैं एक बातचीत और सौहार्द के पूर्वक से हल कर सकते हैं। अहिंसा के बारे में कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म है। यानी भारतीय संस्कृति का परम आधार अहिंसा है। क्या है? अहिंसा। यानी अहिंसा परमो धर्म है। क्या है? अहिंसा परमो धर्म है। भारतीय संस्कृति का एक मूलभूत मंत्र है अहिंसा पर। भारत में अहिंसा को परम धर्म माना गया। और इसके साथ साथ और भी उसकी विशेषता है आतिथ्य देवो भव। भारतीय संस्कृति में अतिथियों को देवता के समतुल्य मान करके उनके सम्मान की व्यवस्था के अतिथि तुल्य के रूप में भारतीय संस्कृति का एक मूल मंत्र है आतिथ्य देवो भव। और खासतौर से के बारे में बताया जाता है भारतीय संस्कृति में हमेशा सद्भाव और आदर का भाव होता है। और ये तो कुछ उसकी कॉमन प्रॉपर्टी रही और समय के सापेक्ष इसमें कुछ बदलाव आता है भारतीय संस्कृति। आप वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के समयों में देखें तो भारतीय संस्कृति में चतुर्वर्ण व्यवस्था, 4 पुरुषार्थ 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। यानी चतुर्वर्ण व्यवस्था यानी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र मिलता है। ब्राह्मण को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इनका कार्य था वेदाध्ययन और पुरोहित का काम था पूजा पाठ करना। क्षत्रिय दूसरे नंबर पर थे। क्षत्रियों का काम था राज्य की सुरक्षा का दायित्व था। तीसरे नंबर पर वैश्य समाज के लोग थे, वैश्य या व्यापार कार्यों में भाग लेते थे। चौथे नंबर पर शूद्र थे और शूद्र का कार्य था कृषि तथा उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। यानी कह सकते हैं ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भारतीय समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था के प्रमाण इस तरह मिलते हैं। और इसके साथ साथ भारत जबलोस उपनिषद में पहली बार 4 आश्रम पद्धतियों का उल्लेख मिलता है। 4 आश्रम पद्धतियां का आशय क्या है? आश्रम क्या है? आश्रम का आशय होता है श्रम धाम से निकला हुआ है जिसका मतलब मेहनत करना है। यानी भारतीय संस्कृति में
किसी व्यक्ति के जीवन के क्या उनके आश्रम व्यवस्था, उनके जीवन जीने की 4 पद्धतियों पर। पहला आश्रम व्यवस्था है वह है ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य में जो होता है संतान वह या मानव जो होता है इसमें पैदा होने के बाद वह शिक्षा ग्रहण करता है। ब्रह्मचर्य में गुरु और शिष्य परंपरा का यह बोध कराता है। बस शिक्षा ग्रहण के बाद वह गृहस्थ आश्रम में जाता है। जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जो उसे घरेलू आवश्यकताएं हैं, जो उनके पास विभिन्न प्रकार के ऋण है उनको चुकता करता है। और जो तीसरा आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम पैदा होने से 25 साल माना जाता है। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 साल माना जाता है। और गृहस्थ आश्रम के बाद होता है वानप्रस्थ होता है। इसमें इंसान सन्यासी को प्रवृत्ति को अपनाता है, जंगलों में भ्रमण रहता है, चिंतन की मुद्रा में रहता है और 50 से 75 साल होता है। और चौथा आश्रम व्यवस्था संन्यास है। संन्यास किसी भी सन्यासी का परम धर्म है। ऐसे जगह जाना जहाँ समस्त दुखों का अभाव या चिंतन या 75 या भारतीय आश्रम व्यवस्था का अंतिम भाग है संन्यास। इसी तरह भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थों की अवधारणा है। 4 पुरुषार्थ कौन है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का मतलब होता है जो समय, स्थान, परिस्थितियों के सापेक्ष जो धर्म करने योग्य है, जो दायित्व है, उनका निर्वहन ही धर्म कहलाता है। दूसरा अर्थ है। अर्थ क्या है? अर्थ का उद्देश्य होता है धन की प्राप्ति, धन है यानी धर्म। उसके बाद भौतिक संसाधन है। काम क्या है? दैनिक दिनचर्या है। और मोक्ष क्या है? मोक्ष भारतीय दर्शन का परम लक्ष्य है, भारतीय चिंतन का परम लक्ष्य। मोक्ष उस अवस्था को कहते हैं जहाँ सभी दुखों का अंत होता है। यानी भारत की दार्शनिक प्रणाली में 2 प्रकार की मुक्ति की अवधारणा, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति का आशय होता है शरीर रहते ही समस्त दुखों का अंत, और विदेह मुक्ति का आशय होता है शरीर के नाश होने के बाद समस्त दुखों का अंत। यानी भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थों की संकल्पना की गई है। इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति कुछ मूलभूत और विशेष है। भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम पर आधारित थी। और वसुधैव कुटुम्बकम क्या है? तो संपूर्ण संसार एक परिवार के रूप में है। वसुधैव माने पृथ्वी, कुटुंब माने परिवार, यानी संपूर्ण संसार एक परिवार का भाग है। एक संपूर्ण संसार एक परिवार का भाग है। दुनिया में कहीं भी इंसान को यह या तो माता पिता के रूप में है, भाई बहन के रूप में, सारी प्रजा एक परिवार के सदस्य हैं। और भारत में यह संन्यास मंत्र भारत की प्राचीनतम पद्धतियों के लोग, प्राचीन चिंतन के लोग पूरी दुनिया में फैला है। और भारत की संस्कृति सबसे प्राचीनतम है। दुनिया की और संस्कृतियों की अपेक्षा आज 4500 पुरानी वर्ष भारतीय संस्कृति है। और जहाँ भी संस्कृतियाँ हुई या तो विलुप्त हो गई या तो उनके अंदर बहुत कमियाँ आ गई, अलग हो गई। यानी भारत की संस्कृति लगभग 4500 वर्ष पुरानी है। यानी और भारतीय संस्कृति में जो परिवार सबसे छोटी इकाई है, परिवार में संयुक्त परिवार का भी प्रचलन के साथ मिलते हैं, संयुक्त ज्वाइंट फैमिली के साथ मिलते हैं। ज्वाइंट फैमिली के बारे में कहा जाता है जो परिवार ज्यादा संयुक्त होता है वहाँ खुशियाँ और तरक्की ज्यादा होती है। यानी भारत की संस्कृति अपने आप में अद्भुत है। भारत की संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में एक है। भारतीय संस्कृति का अध्ययन भारत के नहीं दुनिया के अन्य विद्वानों ने भी किया, इससे प्रभावित हुए। उनमें सबसे बड़ा नाम मैक्स मूलर का लेते हैं। और आइंस्टीन तो भारत की भूमि को तरह तरह पर परिभाषित करता था। यानी और विवेकानंद के जो दर्शन रहे उसका भी प्रभाव दुनिया में भारतीय संस्कृति और उसकी महत्ता को बताने लगा। ठीक है, हम लोग आज इतना ही करेंगे, उसके बाद हम